जी सर। सर हमने कल जो एक्सपेरिमेंट पढ़ा था उसमें हमने पहले नॉर्मल बैक्टीरिया लिया और जिसके डीएनए के अंदर N14 मौजूद था। उसे हमने कल्चर मीडियम में डाला कंटेनिंग N15। सही है, शाबाश। उससे जो बैक्टीरिया उससे जो बैक्टीरिया ग्रो हुआ उसके डीएनए में कम्प्लीटली N15 मौजूद था। और फिर हमने उसे दोबारा कल्चर मीडियम में डाला कंटेनिंग N14। उससे जो हमें बैक्टीरिया मिला फर्स्ट जनरेशन थी, उसके डीएनए में आधा N14 था और आधा N15 था। फिर उसे हमने दोबारा कल्चर मीडिया में डाला कंटेनिंग N14 और जो हमें सेकेंड जनरेशन ऑफ बैक्टीरिया मिली उसमें आधे में जो है वो N14 आधा आधा मौजूद था और बाकियों में कम्प्लीटली N14 मौजूद था। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि हमने सीजियम क्लोराइड में डाला तो फिर क्या हुआ? हमने बैक्टीरिया को 4 टेस्ट ट्यूब्स में डाला था। पहले वाले में जब हमने सीजियम क्लोराइड में डाला तो हमने नॉर्मल बैक्टीरिया डाला तो वो फ्लोट किया क्योंकि उसमें N14 मौजूद था कम्प्लीटली। और सही। फिर दूसरी टेस्ट ट्यूब में हमने उस बैक्टीरिया का डीएनए डाला जिसके अंदर कम्प्लीटली N15 मौजूद था, तो वो फ्लोट नहीं किया, वो डूब गया। ठीक है। फिर तीसरे वाले में हमने डाला था फर्स्ट जनरेशन वाला जिसके अंदर आधा N14 आधा N15 था, तो वो बीच में रहा। सही और है। चौथी टेस्ट ट्यूब में हमने सेकेंड जनरेशन वाला डाला जिसमें से एक जो है वो बीच में रहा क्योंकि आधा आधा था N14 N15 और एक जो है वो फ्लोट किया क्योंकि उसमें N14 था। सही है। तो सेमी कंजर्वेटिव का बेटा मतलब क्या होता है? सेमी कंजर्वेटिव का मतलब होता है कि जो हमारा नया डीएनए रेप्लिकेशन के बाद बनेगा वो हाफ ओल्ड होता है और हाफ न्यू होता है। शाबाश। तो कल मैंने जाते जाते कुछ कहा था कि भाई अगर डिफरेंस लिखने के लिए आ जाए एग्जाम में तो फिर कैसे लिखेंगे डिफरेंस? तो पहला डिफरेंस तो ये बन रहा है सेमी कंजर्वेटिव और कंजर्वेटिव डीएनए टाइप ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इन व्हिच डीएनए फॉर्म्ड इज हाफ ओल्ड एंड हाफ न्यू कॉल्ड सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। और कंजर्वेटिव में क्या होगा? टाइप ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इन व्हिच न्यूली फॉर्म्ड डीएनए इज कंप्लीटली न्यू। ठीक है, ये कहलाती है कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। दूसरा डिफरेंस जो हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? जी सुखिया। ईमान आप जी ने सर, एक सेकेंड। हाँ जी सर, दूसरा डिफरेंस ये हो सकता है कि सेमी कंजर्वेटिव replication of DNA is biologically significant और वो इतनी significant नहीं होती कंजर्वेटिव जो है replication of DNA। बायोलॉजिकली सिग्निफिकेंट भी एक लफ्जों में लिख सकते हैं। मैं समझता हूँ इन नजदीक मुनासिब वर्ड्स हैं कि सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन एक्चुअली एग्जिस्ट इन नेचर। ठीक है, ये असल में एग्जिस्ट करती है। कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन है दिस एक्चुअली डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। ठीक है, यस सर। कंजर्वेटिव नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता। तीसरा डिफरेंस तो क्या लिखोगी ये मना? सर, तीसरा डिफरेंस अगर कंजर्वेटिव की कोई प्रॉपर डेफिनेशन हो तो डेफिनेशन से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। हाँ बेटा, मैंने डेफिनेशन आपको प्रॉपर ही बताई है। टाइप ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इन विच न्यूली फॉर्म डीएनए इज हाफ इस ओल्ड एंड हाफ न्यू। और टाइप ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इन विच न्यूली फॉर्म डीएनए इज कंप्लीटली न्यू। ये डेफिनेशन ही है। और क्या लिख सकेंगे? और um, एक काम ये ना करें, डायग्राम बना दें। यस सर, डायग्राम में भी डिफरेंशिएट हो सकता है। हाँ, डायग्राम बना दें। डायग्राम कैसे बनेगी मैं बोर्ड पे बना दूँ।
डायग्राम में डिफरेंस आपके पास में लिख दें, सेमी कंजर्वेटिव और ये कंजर्वेटिव। डायग्राम आपने जब लिख दिया तो ये काफी ग्रेविटाइज डिफरेंस है, डायग्राम में देख के फौरन अंदाजा हो जाएगा एक्चुअली मसला जो एक्चुअली जो डिफरेंस है वो क्या है। चलिए डायग्राम में मैंने कलर्स पॉइंट आउट किए हैं। एक ब्लैक वाले पार्ट से अगर टोटली ब्लैक बन रहा है और एक न्यू ब्लू बन रहा है, उसका मतलब है कंजर्वेटिव। और अगर नया बनने वाला डीएनए जो है वो आधा ब्लू आधा ब्लैक नजर आ रहा है, दिस इज शोइंग एज सेमी कंजर्वेटिव। ठीक है, चले इसके बाद आगे बात करने जा रहा हूं आपसे डीएनए की रेप्लिकेशन एक्सपेरिमेंट के बारे में बात हो गई है। मिसेल्सन स्टाल एक्सपेरिमेंट जो है उसके बारे में बात हो गई है। ठीक है, तो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन हाफ ओल्ड हाफ न्यू, कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन कंप्लीटली न्यू। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे डीएनए का हमने स्ट्रक्चर बता दिया था आपको शुरू में, डीएनए की रेप्लिकेशन बताई और आपको एक्सपेरिमेंट बता दिया। यहाँ पे डीएनए वाला टुकड़ा जो है ये खत्म हो गया। ठीक है, ये डीएनए वाला टुकड़ा जो है वो यहाँ पे खत्म हो गया। अब उसके बाद मजीद जो बेटा आपसे बात करनी जा रहा हूँ वो आपसे बात करनी जा रहा हूँ इसके अंदर प्रोटीन के बारे में। आपको पता है पूरा चैप्टर डीएनए पे है और प्रोटीन पे है, तो अब इसके वेरी नेक्स्ट में आपसे प्रोटीन के बारे में बात करने जा रहा हूँ। आपसे बात करने जा रहा हूँ प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट टू इट इज गोइंग टू टेल यू अबाउट प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में आपसे बात करनी है। प्रोटीन सिंथेसिस का टॉपिक पढ़ने के लिए आपको शुरू में कुछ बेसिक्स आपने सुनना होंगी। ठीक है, तो देख लें क्या है, इसको नोट कर लें जरा जल्दी से, फटाफट डायग्राम बना लें। कभी भी एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में कंजर्वेटिव और सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन में डिफरेंस आया नहीं, लेकिन आ सकता है। ठीक है, आ सकता है। लेकिन आपसे प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में बात करने जा रहा हूँ। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में बात करने जा रहा हूँ। प्रोटीन होते हैं पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स। ठीक है, प्रोटीन होते हैं ज्यादा पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स। अब ये अमाइनो एसिड्स के पॉलीमर होते हैं,
इनकी फॉर्मेशन कैसे होगी इसके बारे में आपसे बात करने जा रहे हैं। हमारे जिस्म में कम से कम 3000 के करीब प्रोटीन हैं, ठीक है, 3000 के करीब हमारे जिस्म में प्रोटीन हैं, और हमारे जिस्म में 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स मौजूद होते हैं। इंग्लिश में अल्फाबेट्स के बारे में पूछा जाए तो कितने अल्फाबेट्स हैं, ठीक है, 26 अल्फाबेट्स आपके पास इंग्लिश में मौजूद हैं। उनसे बनने वाले वर्ड्स इनफाइनाइट। सिमिलरली आपके पास बॉडी में 20 टाइप्स का अमाइनो एसिड्स मौजूद होते हैं, और उससे बनने वाले जो प्रोटीन्स हैं तो 3-4 हजार के करीब, ठीक है, 3-4 हजार के करीब हमारी बॉडी में ये प्रोटीन्स हैं। तो आपसे ये बात करने जा रहा हूं कि ये अमाइनो एसिड्स, इनको जोड़ के प्रोटीन कैसे बनाया जाए, ठीक है, इन अमाइनो एसिड्स को जोड़कर प्रोटीन जो है वो आपके पास कैसे बनाया जाए, तो इसके बारे में आपसे बात करनी जा रही है। प्रोटीन सिंथेसिस के 2 मेन स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप है बेटा ट्रांसक्रिप्शन, और दूसरा स्टेप है ट्रांसलेशन। या आप फर्स्ट ईयर के अंदर 2 लफ्ज सुनकर आ रहे हैं, कि डेफिनेशन याद करके आ रहे हैं। प्रोटीन सिंथेसिस में सबसे पहला स्टेप है ट्रांसक्रिप्शन और दूसरा स्टेप है ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ठीक है, सबसे पहला स्टेप है ट्रांसक्रिप्शन, उसके बाद है ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसक्रिप्शन किसे कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए फ्रॉम डीएनए, द कन्वर्जन ऑफ coded message of DNA into a messenger RNA, called transcription। ठीक है, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। ये आपके पास एक सेल है, ये सेल का न्यूक्लियस, ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस के अंदर होगी। न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए मौजूद है, देखिए न्यूक्लियस के अंदर ये डीएनए मौजूद है, सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले ये अनकॉइल हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले ये अनकॉइल हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। तो ये अनकॉइल हो गया, सीधा हो गया। इसके दरमियान में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, दरमियान में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वो ब्रेक हो जाएगी। एक एंजाइम है जिसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज। ये देखिए
ये एंजाइम है जिसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज। ये आरएनए पॉलीमरेज इसके ऊपर फिसलता हुआ जाएगा और इससे क्या होगा, आरएनए की फॉर्मेशन होगी। गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, एडेनिन, गुआनिन। डीएनए आपके सामने मौजूद है। यहाँ पे होगा क्या, मैंने बेटा म्यूट किया था इसलिए आपके सबके वो सही हैं, कनेक्शन वगैरह कोई मसला नहीं है, मैंने म्यूट किया था फॉर अ व्हाइल। अच्छा, यहाँ पे आपके पास क्या है, आरएनए पॉलीमरेज फिसलता हुआ जाएगा और आपके जहन में आएगा सर आपने डीएनए के ऊपर कुछ अल्फाबेट्स लिखे हैं। मैंने कुछ भी नहीं लिखा स्पेशल, मैंने वही साइटोसिन, गुआनिन, थाइमिन, एडेनिन लिखा है और उसकी कोई सीक्वेंस का मसला नहीं है, जैसे मर्जी आए लिख लें। ट्रांसक्रिप्शन में न्यूक्लियस के अंदर डीएनए के कॉइल्स सीधे हो गए, सीधे होने के बाद बेटा उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक हो गई। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसकी ब्रेक हो गई तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेटा ब्रेक होने के बाद, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होने के बाद अब क्या होगा, एक एंजाइम है जिसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज, वो फिसलता हुआ जाएगा और फिसलता हुआ जाने के बाद क्या होगा, फिसलता हुआ जाने के बाद उसके सामने कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस आके कनेक्ट होती जाएंगी। देखिए क्या हो गया, ये इसके सामने फिसलता हुआ जाएगा, गुआनिन के सामने साइटोसिन आ जाएगी, साइटोसिन के सामने गुआनिन आ जाएगी, एडेनिन के सामने थाइमिन आ जाएगी, गुआनिन, साइटोसिन, एडेनिन के सामने यूरेसिल आ जाएगी। मैसेंजर आरएनए बन रहे हैं उसमें थाइमिन नहीं हो, थाइमिन के सामने एडेनिन आ जाएगी, गुआनिन के सामने साइटोसिन आ जाएगी, साइटोसिन के सामने गुआनिन आ जाएगी, थाइमिन के सामने एडेनिन आ जाएगी, एडेनिन के सामने यूरेसिल आ जाएगी, गुआनिन के सामने साइटोसिन आ जाएगी। और करें जिस धागे पे ये फिसलता हुआ जाएगा, जिस धागे पे बेटा ये फिसलता हुआ जाएगा, उस धागे की नाइट्रोजनस बेसिस के अपोजिट कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस क्या होंगी, उसके साथ चिपकती जाएंगी और आपस में जुड़ती जाएंगी।
उससे एक लंबा चौड़ा थ्रेड तैयार हो जाएगा। इसको जो थ्रेड तैयार होगा उसको हम नाम देंगे मैसेंजर आरएनए। जो थ्रेड तैयार होगा वो थ्रेड क्या कहलाएगा? वो थ्रेड कहलाएगा मैसेंजर आरएनए। MESSENGER, मैसेंजर आरएनए। ठीक है बेटा, जो थ्रेड तैयार होगा उस थ्रेड को कहेंगे हम मैसेंजर आरएनए। The conversion of coded message of DNA into a messenger RNA called transcription. RNA पॉलीमरेज इसमें रोल प्ले करेगा। ठीक है, RNA पॉलीमरेज इसमें रोल प्ले करेगा। कर ले, नोट कर ले। बेटा ये सारा काम न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है। ठीक है, ये सारा का सारा काम बेटा न्यूक्लियस के अंदर हो। ठीक है, जो भी मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन हो रही है सारा का सारा काम जो है वो न्यूक्लियस के अंदर हो। अच्छा, अब इसके बाद सुन लीजिए। अच्छा, आप में से बहुत सारों के जहन में एक सवाल आना चाहिए, सर आपने हमें बताया कि आरएनए पॉलीमरेज डीएनए के एक धागे के ऊपर फिसलता हुआ जाएगा और उसके सामने नाइट्रोजनस बेसिस उड़ के आगे लगेंगी, आपस में जुड़ेंगी, मैसेंजर आरएनए बन जाएगा। सवाल ये है कि जो दूसरा धागा है उसका क्या बनेगा? तो जवाब बेटा ये है कि वो सवाल भी मैंने किया, जवाब भी मैं बता रहा हूँ कि जो दूसरा धागा होगा वो ऐसे ही पड़ा रहेगा। अब यूँ समझ लें कि डीएनए का एक धागा काम का है फिलहाल और दूसरा धागा फिलहाल तो काम का नहीं है। जिसपे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम फिसलता हुआ जाएगा, ठीक है, जिसपे आरएनए पॉलीमरेज जो है वो फिसलता हुआ जाएगा, उसी के ऊपर क्या होगा? उसी के ऊपर आपके पास मैसेंजर आरएनए जो है उसकी फॉर्मेशन होगी और किसी पे नहीं होगी। ठीक है, वैसे ही पड़ा रहेगा दूसरा धागा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि देखें, मैं अगर गिनना चाहूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने आपको तकरीबन 8 नाइट्रोजनस बेसिस पे मुश्तमिल एक मैसेंजर आरएनए बना हुआ दिखाया। कहना ये है कि इतना छोटा ये नहीं होता है। ठीक है, 8 का उसके अंदर 8000 से ज्यादा नाइट्रोजनस बेसिस होंगी, इतना बड़ा मैसेंजर आरएनए होता है।
तो जो बनता है मैसेंजर आरएनए बेटा वो इतना छोटा नहीं होता, सिर्फ समझाने के लिए आपको दिखाया गया है कि सिर्फ इतना छोटा सा मैसेंजर आरएनए बना है, हकीकत में ये बहुत बड़ा होता है। ठीक है, हकीकत में ये जो है ये बहुत बड़ा होता है, आपको दिखाया छोटा। ठीक है, चलें इसके बाद आ जाइए फर्दर। नेक्स्ट टू इट इज, आपसे आगे बात करने जा रहा हूं। लेकिन ये सारा काम किधर हो रहा था? ये सारा का सारा काम बेटा न्यूक्लियस के अंदर हो रहा था। इस सारा का सारा काम जो है सारा का सारा काम जो है ये न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है। ठीक है, और इससे हुआ क्या? इससे हुआ ये कि ये बना आपके पास क्या? ये बना आपके पास मैसेंजर आरएनए। ठीक है, ये आपके पास बना मैसेंजर आरएनए। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या मौजूद होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर सुराख मौजूद होते हैं। इन सुराखों से क्या होगा? इन सुराखों से ये जो मैसेंजर आरएनए है, ये जो मैसेंजर आरएनए है इन सुराखों से निकल के बाहर आ जाएगा। कहां आ जाएगा? साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाएगा। वहां पे बेटा अगला स्टेप होगा, वो अगला स्टेप कहलाता है ट्रांसलेशन। ठीक है, वहां पे अगला स्टेप क्या होगा? वहां पे अगला स्टेप होता है आपके पास ट्रांसलेशन। ठीक है, तो पहला स्टेप है ट्रांसक्रिप्शन जो कि न्यूक्लियस के अंदर होता है। दूसरा स्टेप बेटा होगा ट्रांसलेशन। सो नेक्स्ट टू इट इज गोइंग टू टेल यू अबाउट प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। ठीक है, अगले स्टेप जिसकी बात करने जा रहा हूं आपके पास क्या है? वो है आपके पास ट्रांसलेशन। तो देखिए मेरा ट्रांसलेशन कैसे होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप बेटा क्या है? नेक्स्ट स्टेप है आपके पास ट्रांसलेशन। देखिए मैसेंजर आरएनए जब साइटोप्लाज्म में आया है, साइटोप्लाज्म में आने के बाद क्या होता है? ये देखिए ये पड़े हुए राइबोसोम्स। हम प्रोटीन सिंथेसिस की बात कर रहे हैं और राइबोसोम्स की बात करें मुमकिन नहीं है। राइबोसोम्स कहलाती है प्रोटीन फैक्ट्रीज। तो राइबोसोम्स की हमें बात करना जरूरी है। अच्छा आप सुनिएगा जरा गौर से। ट्रांसलेशन में 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप आपके पास है इनिशिएशन। ठीक है, ट्रांसलेशन में सबसे पहला स्टेप है आपके पास इनिशिएशन। INITIATI। ठीक है, ट्रांसलेशन में सबसे पहला स्टेप है आपके पास इनिशिएशन। ठीक है, इनिशिएशन में क्या होगा? ये बहुत तवज्जो चाहिए। मैसेंजर आरएनए जो है उसके बारे में कहा यह जाता है कि वो राइबोसोम के सुराख पे दाखिल होता है, बिल्कुल कैसे? जैसा कि एक सुई में धागा डाला जाता है। मैसेंजर आरएनए जो है वो साइटोप्लाज्म में आएगा
और साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम पड़े हुए हैं उसके सुराख में ऐसे दाखिल होगा जैसे बेटा सुई में धागा डालते। और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तारीफ अल्लाह के लिए। आप जरा गौर करें, इतना छोटा सा राइबोसोम है, वो क्या करेगा, वो स्कैनिंग करेगा। स्कैनिंग करेगा, किस चीज की स्कैनिंग करेगा? स्कैनिंग करेगा, उसको 3 नाइट्रोजनस बेसिस चाहिए, और से सुनिएगा, उसको 3 नाइट्रोजनस बेसिस चाहिए, AUG, यानी एक साथ ये 3 नाइट्रोजनस बेसिस मैसेंजर आरएनए पे जब तक नहीं आएंगी उस वक्त तक प्रोटीन सिंथेसिस शुरू नहीं होगा। अगर उससे पहले कुछ और नाइट्रोजनस बेसिस आई तो वो अपनी प्रोटीन सिंथेसिस शुरू नहीं करेगा। क्या कहना चाहता हूँ जरा सुने गौर से। यहाँ जो नाइट्रोजनस बेसिस है ये बहुत कम है, समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये देखें, फर्स्ट करें यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस आई है U और U। अभी प्रोटीन सिंथेसिस शुरू नहीं करें, बल्कि धागे को आगे भेज दे, खींच ले, फिर धागे को आगे खींच। अभी आइए इसके बाद C। अब भी प्रोटीन सिंथेसिस शुरू नहीं करेगा, धागे को आगे भेज दे। ये धागे को उसने क्या किया, आगे भेज दिया। जैसे ही क्या आ जाए, जैसे ही AUG, जैसे ही AUG नाइट्रोजनस बेस आएगी, वैसे ही वो क्या करेगा, वैसे ही प्रोटीन सिंथेसिस शुरू करेगा। प्रोटीन सिंथेसिस शुरू करने का बेटा मतलब क्या है? मतलब ये है कि यहाँ पे घूम रहे होंगे ट्रांसफर आरएनए, ये ट्रांसफर आरएनए घूम रहे हैं। Here is the transfer RNA, जिनके ऊपर क्या लगा हुआ होगा, जिनके ऊपर जो है वो अमाइनो एसिड लगा हुआ होगा। ये देखिए, इसके ऊपर अमाइनो एसिड रखा होगा। ये मौजूद है ट्रांसफर आरएनए, ये क्या करेगा, अमाइनो एसिड उठा के लेकर आएगा। लेकिन जैसे ही AUG कोड आ गया, फौरन क्या होगा, फौरन इजाजत मिल जाएगी ट्रांसफर आरएनए को यहाँ पे बैठने की, और ये अपनी कमर पे क्या ले आएगा, अपनी कमर पे अमाइनो एसिड लेकर आ जाएगा। इस अमाइनो एसिड का क्या नाम है? इस अमाइनो एसिड का नाम है मेथियोनीन। ठीक है, इस अमाइनो एसिड का क्या नाम है? इस अमाइनो एसिड का नाम है मेथियोनीन। ठीक है, तो वो मेथियोनीन अमाइनो एसिड उठा के लेकर आएगा। अब गौर से सुनिएगा, देखिए वो है ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए पूरा का पूरा नाइट्रोजनस बेसिस न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। अब जरा गौर करिएगा, इसके जो आपको ये उभार नजर आ रहे हैं, ये जो आपको प्रोजेक्शन नजर आ रहे हैं, ठीक है, ये कहलाते हैं लूप्स। AUG के अपोजिट यहाँ पे होना चाहिए क्या? A के अपोजिट होगा U, U के अपोजिट होगा A, और G के अपोजिट होगा C। यानी कि यहाँ मौजूद है अगर AUG, तो इसके ऊपर मौजूद होंगी नाइट्रोजनस बेसिस UAC। ये मौजूद है कोड, तो ये मौजूद है आपके पास एंटी कोड। कोड से एंटी कोड मैच होगा। ठीक है, कोड से एंटी कोड मैच होगा, और जब कोड से एंटी कोड मैच होगा, तो कोड से एंटी कोड मैच होने पर, कोड से एंटी कोड मैच होने पर वो अपना पहला अमाइनो एसिड राइबोसोम का जो बड़ा वाला ऊपर का हिस्सा है उसके ऊपर रख के चला जाएगा। ट्रांसफर आरएनए उसको छोड़ के चला जाएगा। इस स्टेप को बेटा क्या कहते हैं? इस स्टेप को कहते हैं हम इनिशिएशन, INITIATIO, इनिशिएशन। सारी बात रिपीट कर दूं, गौर से सुनिए। ट्रांसलेशन होगी साइटोप्लाज्म में,
मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस के अंदर बनने के बाद बहुत बड़ा होता है, मैंने जो दिखाया है बहुत छोटा है। वो आ जाएगा साइटोप्लाज्म में और राइबोसोम में दाखिल होगा। राइबोसोम के अंदर सुराख होता है, ठीक है, उस सुराख में दाखिल होगा, बिल्कुल इस तरह जैसे सुई में धागा डलता है। राइबोसोम उस वक्त तक प्रोटीन सिंथेसिस शुरू नहीं करेगा जब तक कि वो स्कैन न कर ले कि AUG एक के बाद एक AUG नाइट्रोजनस बेसिस ना आ जाए, उस वक्त तक वो प्रोटीन सिंथेसिस शुरू नहीं करेगा, ठीक है। उस वक्त तक ये प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो शुरू नहीं करेगा। जैसे ही AUG कोड आया तो उससे पहले जितनी भी नाइट्रोजनस बेसिस थी, उससे पहले जितनी भी नाइट्रोजनस बेसिस थी आप समझ लें वो जाया चली। मैंने जो दिखाई है UUU CCC वो सब समझ लें जाया चली। जैसे ही कोड आएगा आपके पास, जैसे ही कोड आएगा आपके पास AUG, फौरन क्या होगा, ठीक है, जैसे ही कोड आएगा आपके पास AUG, फौरन वो ट्रांसफर RNA को जो कि फिर घूम फिर रहा होगा अमाइनो एसिड को लेके, उसको, ठीक है, उसको बैठने की इजाजत जो है वो आपके पास हो जाएगी। ठीक है, फौरन ही ट्रांसफर RNA इसके ऊपर बैठ जाएगा और क्या होगा, अपना अमाइनो एसिड जो है वो छोड़ के चला जाएगा। दिस इज कॉल्ड इनिशिएशन। ये कहलाता है क्या, ये कहलाता है आपके पास इनिशिएशन, INITIATIO, इनिशिएशन। चले कर लें, नोट कर लें इसको। कोड है हमारे पास AUG, इसे कहते हैं स्टार्ट कोडॉन। कोड या कोडॉन एक ही बात है। और कोड के अपोजिट जो ट्रांसफर RNA के ऊपर कोड होगा, एंटी कोड, वो AUG का अपोजिट होगा GAC। कोड से एंटी कोड मैच होगा और वो अपना अमाइनो एसिड, मैथियोनिन अमाइनो एसिड, याद रखिए कि AUG कोड के लिए जो अमाइनो एसिड रखा जाएगा वो हमेशा मैथियोनिन ही रखा जाएगा। हमारे जिसम में 20 अमाइनो एसिड्स हैं, 20 अमाइनो एसिड की टाइप्स मौजूद हैं। 20 में से ये एक नाम आपको मैंने बताया मैथियोनिन, आपने 20 के 20 नाम याद रखने, आगे इंशाल्लाह आएंगे आपको बताऊंगा। ये पहला अमाइनो एसिड का मैंने आपको नाम बताया। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बेटा, वालेकुम सलाम। सर आपने अमाइनो एसिड का नाम क्या लिखा था? मैथियोनिन, METHIONIN। मैं दोबारा से लिख देता हूँ, मैथियोनिन यहाँ साइड में होकर सही है, METHIONIN, ओके सर। मैथियोनिन। इस अमाइनो एसिड में मिथाइल ग्रुप मौजूद होता है, इसलिए इसको मैथियोनिन।
बेटा प्रोटीन सिंथेसिस में पहला स्टेप हो गया आपके पास इनिशिएशन। आप देखें एयूजी कोड से पहले जितनी भी नाइट्रोजनस बेसिस थी, जितना भी कोड था, सब जाया गया। ठीक है। अच्छा, वैसे मैं एक जनरल नॉलेज के लिए भी आपसे बात कर रहा हूँ, जो आप राइबोसोम जिस तरह का देख रहे हैं ना, लार्जर सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट, अगर आप मुख्तलिफ बुक्स देखेंगे तो आपको बेटा मुख्तलिफ शक्लें नजर आएंगी राइबोसोम्स। ठीक है। जो आपके लेवल पे समझाने वाली बेस्ट शक्ल है वो यही है। इसी तरह ट्रांसफर आरएनए जो है वो भी मैंने आपको दिखाया है कि उसके अंदर कुछ डायलेटेड लूप्स मौजूद। मैसेंजर आरएनए या आरएनए के बारे में आपने ओवरऑल सुना होगा कि दे ऑल आर सिंगल स्ट्रैंडेड। ठीक है, दे ऑल आर सिंगल स्ट्रैंडेड। तो ट्रांसफर आरएनए जो आपको नजर आ रहा है वो भी सिंगल स्ट्रैंडेड है। जो मैसेंजर आरएनए आपको नजर आ रहे हैं वो भी सिंगल स्ट्रैंडेड है। और जो पूरा का पूरा राइबोसोम नजर आ रहा है, आपको पता है राइबोसोम के अंदर राइबोसोमल आरएनए होते हैं और 50 किस्म के प्रोटीन्स होते हैं। तो वो भी एक्चुअली क्या है, वो भी एक्चुअली आपके पास सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। सर अस्सलाम वालेकुम। सर आपको आवाज़ आ रही है? वालेकुम सलाम जी, बिल्कुल आ रही है। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि ट्रांसफर आरएनए कहाँ से आता है? साइटोप्लाज्म में बेटा तकरीबन 40 से ज्यादा किस्मों के ट्रांसफर आरएनए घूम फिर रहे होते, वहीं पे होते। सर कहाँ पर? आवाज़ सही नहीं आई। ट्रांसफर आरएनए बेटा साइटोप्लाज्म के अंदर ही मौजूद होते हैं, वहीं घूम फिर रहे होते हैं। और आरएनए आपको पता है न्यूक्लियोलस बनाते हैं। ओके सर, थैंक यू। आपके सवाल से बेटा सवाल ये उठता है कि अमाइनो एसिड कहाँ से आए। तो मैं आपसे कहूंगा आपने रात को खाना क्या खाया था? चिकन खाई थी ना? अगर चिकन खाई थी, चिकन के जो प्रोटीन है वो अमाइनो एसिड्स में टूट गए। जो अमाइनो एसिड्स टूट गए वो आपकी बॉडी ने क्या कर लिया, जमा करके रख लिए। अब उनमें से एक मैथ्यूनिन उठा के अभी रखा है, बाकी कल उठा के रखेंगे। ओके सर, थैंक यू। सर जो मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस से बाहर निकल के राइबोसोम में गया, उसके कोड जो एंटी कोड से मैच नहीं हुए वो कहाँ जाएंगे? जो शुरू का पार्ट वो जाया चले जाएंगे। जो शुरू का पार्ट जाया चला गया ना, जी जी। कोई फायदा नहीं, तो यूजलेस। ये ऐसा ही बिल्कुल आपने ये सुना होगा ना, हमारे घर की छत पे कौवे आके बैठते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। तो ये क्या है कि क्या फायदा हुआ, भाई आके बैठ इसी तरह सी आए तो यू आए, कोई फायदा ही नहीं। घर की छत पे कौवा आके बैठा था, कोई फायदा हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, तो ये भी यूजलेस है। इसके पीछे वाले सारे यूजफुल हों। ठीक है, एयूजी वाले सारे यूजफुल हों। चलें, बात करते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। यहीं से आगे शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।